Welcome back student to the 13th lecture of acid bases and salts class 10th chemistry। और फाइनली हम लोग लास्ट लेक्चर पे आ गए हैं जब हम लोग सॉल्ट्स के बारे में समझेंगे। ये ऐसे बोल सकते हैं कि इस टॉपिक को एनसीईआरटी जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, तो केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, ठीक है, यानी वो केमिकल जो कि सॉल्ट से ऑब्टेन होते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉल्ट्स इन आवर एवरीडे लाइफ, सॉल्ट्स कैसे हमारे एवरीडे लाइफ में यूज किया जाता है उसके बारे में। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉमन सॉल्ट यहाँ पे कहने का मतलब NaCl से है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक ब्रीफ मैं आपको साइनॉप्सिस देता हूँ कि यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का मेन मोटो होगा, वो होगा क्या, कुछ केमिकल्स और उसमें खास की NaCl जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है, इसके बारे में जानना कि NaCl क्या है, कहाँ से आता है, क्या प्रॉपर्टी है और क्या यूज है, इसके बारे में जानना। चूंकि मेन जो है इसी से सब कुछ आता है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि NaCl कहाँ से आता है, क्या है, ठीक है, किस तरह का सॉल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो NaCl के जस्ट बाद हम लोग इससे ऑब्टेन कुछ प्रोडक्ट, जैसे तो कुछ पाउडर है, जैसे बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा, आप लिखिए, चिंता नहीं कीजिए बेकिंग सोडा क्या है, ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग आएंगे। वही चीज़ है जो आपके खाना को टेस्टी बनाता है, इसी से ऑब्टेन बेकिंग पाउडर जो आपके खाने को टेस्टी बनाता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर सोडा है। उसी से आप सुने होंगे वॉशिंग सोडा, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वॉशिंग सोडा। एक है कॉस्टिक सोडा, और ये कॉस्टिक सोडा भले ही आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, पर कॉस्टिक सोडा और कुछ नहीं, NaOH है, ये तो आप आराम से पता कर सकते हैं। और कुछ हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कुछ सॉल्ट होगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, चिंता नहीं कीजिए ब्लीचिंग पाउडर क्या है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ओके, वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको बोलते हैं? जी हाँ, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका यूज किया जाता है जब फ्रैक्चर होता है, और उस फ्रैक्चर को फिर से अपने लोकेशन पर लाने के लिए बोन को जो यूज होता है, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फाइनली एक और हम लोग लाइम के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, वही लाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो यही हम लोग पूरे लेक्चर में करने वाले हैं। हो सकता है 1 घंटे का वीडियो हो, लेकिन इसमें सब कुछ पूरी तरह से कवर किया रहेगा, तो आप आराम से देखिए। आप NCERT से स्टडी करना चाहते हैं फिर भी आपके लिए ये लेक्चर है, और आप थोड़ा सा एडवांस देखना चाहते हैं तब भी ये लेक्चर है, ठीक है। मैं बताते चलूँगा कि कौन कौन NCERT से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और खास की मेन अभी बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा NCERT के हिसाब से। NCERT के हिसाब से आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, जो है क्या, जो कि है यूजेज, इन सब सॉल्ट का यूजेज, और किसी किसी का मैन्युफैक्चरिंग, यानी ये कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किससे करेंगे, कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट कहने का मतलब कॉमन सॉल्ट, या जिसको आप सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। तो आप जानते हैं कॉमन सॉल्ट, जिसको केमिकली या साइंटिफिक नेम जो है केमिकली इसको नॉन जाना जाता है, नॉन एज NaCl, ठीक है, एज NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये बना किससे है, तो ये बना है 2 तरह से बोल सकते हैं। या तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये सोडियम और क्लोराइड का प्रोडक्ट है, जी हाँ, Na+Cl2 और NaCl, आप ऐसे लिख सकते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऐसे बना होगा कि आप पीछे जैसे देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि NaOH और ये Cl जो है वो आया है HCl से, और दोनों मिलकर क्या बना है, यही NaCl। अब ये हमको मिलता कहाँ से है, नेचर में। तो इसका मेन 2 सोर्स है, ठीक है। ये तो बात हुई कि लैब में हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। मेन इसका 2 सोर्स है, कौन कौन, एक आपको मिल जाएगा सी वाटर, जो आप जानते हैं सी वाटर का जो लगभग 3 to 4% जो है वो सॉल्ट ही रहता है। जब नहीं सब NaCl ही हो, लेकिन उसमें सॉल्ट रहता है, ठीक है। हम लोग कॉमन लाइफ में जो सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं वो रहता है। और दूसरा है रॉक, ठीक है, इसलिए इसको कभी कभी रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। वैसे सॉल्ट जो रॉक से अपने होते हैं रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सी वाटर से आपको पता है कि सी वाटर से सॉल्ट कैसे निकाला जाता है। इसके लिए आप हम लोग के इंडिया में भी महाराष्ट्र तमिलनाडु के एरिया में क्या किया जाता है, बड़े बड़े समुद्र के किनारों के बगल में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं, और उसमें समुद्र का पानी जमा किया जाता है, और उसको फिर इवेपोरेट होकर और सूख जाता है, ठीक है। एक फिजिकल मेथड है, हम लोग जानते हैं कि जब हमारे पास अगर घुला हुआ नमक है अगर पानी में, अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उसको हीट कर रहे हैं, तो इवेपोरेशन से क्या होगा, सारा पानी चला जाएगा, नमक रह जाएगा। तो सी वाटर से या रॉक से, यहाँ से 2 जगह से हमको मिलता है कौन चीज़, तो सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के अपने कुछ प्रॉपर्टी है, अपने कुछ यूजेज है, ठीक। तो पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप देखते हैं, और इसको देखिए भी अच्छे से, इसलिए आप जानते हैं कि इसका कलर के बारे में बात करें, पहले इसका कलर रिलेटेड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये कैसा होता है, तो आपका जवाब होगा कि ये वाइट होता है, लेकिन वाइट नहीं, ये कलरलेस होता है, पर हम लोग को तो वाइट दिखता है घर में, ठीक है। तो वाइट रियली में इम्प्योरिटीज़ के कारण होता है। रियली में अगर शुगर का क्रिस्टल भी देखा जाए, क्रिस्टल मतलब दाना भी सिंपली समझिए, तो वो भी क्या होता है, वो भी कलरलेस होता है, लेकिन आपको वाइट दिखता है, वो इम्प्योरिटी के कारण।
ठीक है, कुछ गंदगी रहती है उसमें, इम्प्योरिटी रहती है, उसके कारण कुछ दूसरे कंपाउंड होते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम बात करेंगे रॉक सॉल्ट की, तो उसमें भी इम्प्योरिटी है, मैग्नीशियम क्लोराइड या इस तरह की, कैल्शियम क्लोराइड की, इसलिए ये होता है। वैसे ये क्या है, कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, या दाने दाने में मिलता है, ऐसा नहीं एक ही साथ मिलता है। क्या मिलता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक 3D मॉलिक्यूल के रूप में रहना, एक 3D स्ट्रक्चर के रूप में रहना स्पेस में, उसी को क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, अपना एक 3D शेप लेकर रहना। दूसरा चीज़ आपके इसके बारे में ये समझ सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होता है पानी में एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसके बारे में हम लोग इसे सेकेंड लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट में। तो NaCl फॉर्म्स, NaCl बनाता है क्या, न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन इन एक्वस या इन वाटर, सिंपल इन वाटर, वाटर में ये बनाता है। ओके ठीक, अब बात करते हैं एक और की, जो कि क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि NaCl को अगर रख दिया जाए तो वो क्या करता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी प्रॉपर्टी को एक नाम भी दिया जाता है डिलिक्विसेंस, ठीक है, यानी पानी एब्जॉर्ब करने का। तो वैसे अगर प्योर सोडियम क्लोराइड की बात किया जाए तो वो डिलिक्विशन नहीं है, यानी पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। आप देखते होंगे ना, क्या अगर नमक रखे और उसके चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, ठीक है। और मैं सिंपल आपको समझाऊं तो अगर सलाद खाते होंगे आप लोग, सलाद जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वो खाते होंगे तो उसमें थोड़ी देर के बाद दिखता है कि सिर्फ पानी ही पानी आ गया। वो कैसे आ जाता है, तो वो सोडियम क्लोराइड के कारण आता है। सोडियम क्लोराइड के पास एक प्रॉपर्टी है, क्या ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगल बगल के जो मॉइस्चर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये रियली में सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो किसकी प्रॉपर्टी है, वही तो एब्जॉर्ब करता है। तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, मैंने पहले ही बोला उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, और वो इम्प्योरिटी क्या चीज़ है, तो कुछ दूसरे सॉल्ट है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, इसके कारण वो एब्जॉर्ब कर पाता है मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो हम बोल सकते हैं कि प्योर NaCl की अगर बात करें, इज नॉट डिलिक्विसेंट। डिलिक्विसेंट मैं लिख देता हूँ, डिलिक्विशन क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ एब्जॉर्बिंग, आप लिख लीजिए, मैं इसको बाद में लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम एयर, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी जिससे कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर ले मॉइस्चर एयर से, उसी को हम लोग बोलते हैं डिलिक्विशन। लेकिन NaCl प्योर अगर बात करें तो वो डिलिक्विशन नहीं होता है, ठीक है। बट इट एब्जॉर्ब्स, फिर भी ये एब्जॉर्ब करता है, हम लोग देखते हैं मॉइस्चर, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर फ्रॉम एयर ड्यू टू इम्प्योरिटी, फ्रॉम एयर ड्यू टू इम्प्योरिटी। और वो इम्प्योरिटीज़ क्या क्या है, तो वो इम्प्योरिटीज़ मेनली 2 हैं, MgCl2, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, अगर ये सी वाटर से ऑप्टेन किया जाए तो ऐसा जरूरी नहीं कि सी वाटर में सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, बहुत सारे जहरीले भी सॉल्ट हैं। तो इसके साथ जो मिला रहता है वो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड मेन 2 है, और इसके कारण क्या होता है, डिलिक्विशन प्रॉपर्टी होता है। अगेन मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि डिलिक्विशन सब्सटेंस होता है, डिलिक्विशन प्रॉपर्टी है ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर या मॉइस्चर, प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की, वाटर एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी है, उसी क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डिलिक्विसेंस। एक प्रॉपर्टी है, वो सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब कर पाता है उसको डिलिक्विसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। ET और CE का थोड़ा सा अंतर है। अब बात करते हैं कुछ यूजेज की, NaCl का क्या यूजेज है, ठीक है। तो NaCl का बहुत सारा यूज है, आप जानते भी हैं। पहला आप एक बोल सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट के रूप में किया जाता है फूड का। तो पहला आप बोल सकते हैं एजन, NaCl इज यूज्ड एज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट तो आप समझते हैं ना, जैसे मसाला वगैरह है, ठीक है, तो वही इंग्रेडिएंट कहा जाता है। जिस चीज़ से फूड्स बने रहते हैं उसको इंग्रेडिएंट ऑफ फूड बोलते हैं। दूसरा चीज़ आप लिख सकते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, इसके बारे में बात किया मैंने सॉल्ट के फर्स्ट लेक्चर में भी, कि प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स जैसे आप पिकल्स वगैरह में, अचार वगैरह में जानते हैं कि उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें नमक डाल दिया जाता है जिससे वो सड़ता गलता नहीं, बहुत साल तक अचार चलता है, पिकल्स चलता है। थर्ड प्रॉपर्टी के रूप में आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे दूसरे सब्सटेंस को बनाने का एक क्या है, एक सोर्स है, ठीक। तो बहुत सारे केमिकल, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि बेकिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, ये सब सोडियम क्लोराइड से ही बनता है। तो एज ए सोर्स, एक सोर्स है किस चीज़ का, सोर्स ऑफ मैनी अदर केमिकल या लार्ज नंबर ऑफ केमिकल, मैनी अदर केमिकल्स। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्या क्या, तो सोडा ही सोडा याद रख लीजिए, जैसे कॉस्टिक सोडा, ठीक है, NaOH को बोलते हैं, ओके। उसके बाद बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा,
बेसिक बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा कुछ और नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट है, बात करेंगे हम लोग। एक प्रॉपर्टी और आप ध्यान से रख सकते हैं कि ये हमारे बॉडी में हम लोग नमक खाते क्यों हैं। एक तो बोलेंगे आप टेस्ट के लिए, जी हाँ, टेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे ब्लड में एक इलेक्ट्रोलाइट का लेवल रहता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा अगर साइंटिफिक हो गया तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोलाइट सिंपली होता है कि वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। क्या हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है? ऐसा ही समझ लीजिए, हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरॉन जो फ्लो करता है ना, न्यूरॉन का जो मैसेज आता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में जाता है, ठीक है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में डिटेल में। तो उस कंडीशन में क्या होना है, तो एक आयन का, क्योंकि वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई जनरेटर वगैरह तो है नहीं, तो क्या बनता है, तो आयंस जो कि चार्ज एटम है उसका एक फ्लो होता है। तो वो फ्लो कहाँ से मिलेगा, तो NaCl जाएगा, वो Na+Cl- से टूट जाएगा, तो एक आयन का फ्लो दे देगा, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट का, यानी फिर से इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, ऐसा समझ सकते हैं। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी मेंटेन करता है बॉडी में। तो इट मेंटेन्स या हेल्प इन मेंटेनिंग भी बोल सकते हैं, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट लेवल या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी, इन आवर बॉडी। और ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग अलग जगह से, सोडियम और पोटेशियम मेन दो चीज़ है जो इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को बैलेंस करके रखता है, उसमें यहाँ से हम लोग लेते हैं। ओके, सोप भी जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी एक मेन कंपोनेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, और मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है किसका, सोप का। तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोप या फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। और भी बहुत सारे यूज है, जैसे इसका यूज होता है रेफ्रिजरेंट में, जो केमिकल हम लोग रखते हैं जैसे वो ठंडा रखता है उसके रूप में सॉल्ट के साथ कंबाइन करके ही रखा जाता है आइस को। तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग मेन फोकस करके जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं उस सब के बारे में देख लिया, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे, इतना देखेंगे ना सॉल्ट सब, इससे ही NaCl से प्रोड्यूस किया होता है, आपको ये तो आराम से ध्यान रख जाएगा, ये आपको पता ही है, ये भी पता ही है। तो 2-3 पॉइंट आपको कम से कम 3, ठीक है, याद रहना चाहिए एक अच्छा खासा लिखने के लिए, अच्छा खासा मार्क पाने के लिए। अक्सर 2 या 3 नंबर में आ जाता है, तो आपको 2-3 यूजेज लिखना रहता है। तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोप्स, तो यही था क्या NaCl के बारे में जानना हमको, और कुछ नहीं। जानने के लिए बहुत सारा है, कहने के लिए तो 1 घंटे की वीडियो या उससे भी ज़्यादा बन सकता है NaCl पे भी, पर हम उतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपना, वैसे भी लेक्चर्स लंबा हो गया है आपका एसिड बेसिस सॉल्ट का। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, तो नेक्स्ट बात करते हैं NaOH की, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। साइंटिफिक नेम इसको बोल देंगे कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा बोला जाता है, और इसको NaOH से लिखते हैं। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप जानते हैं ये एक बेस है, तो इसके बारे में बहुत सारा प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ हम लोग देखेंगे। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया कैसे जाता है, तो इसका जो एक इम्पोर्टेंट मेथड है वो मेथड क्या है कि आप एक्वस सॉल्यूशन ले लो सोडियम क्लोराइड का, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको एक नाम भी देते हैं हम लोग, ब्राइन नाम देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या NaCl शॉर्टकट में सोडियम क्लोराइड, और इसको नाम दिया जाता है ब्राइन। इसको इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अभी इलेक्ट्रोलाइज का क्या मतलब है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस आप जानते हैं ना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि केमिकल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है। एक सेटअप बनाया जाता है कुछ इस तरह का, मान लीजिए एक सेटअप है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, वो डॉट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, इस दोनों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और एक केमिकल रहता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, इसमें एक वोल्टेज का सोर्स रहता है, चाहे वो बैटरी हो या कुछ हो, तो वोल्टेज का सोर्स रहता है जिससे पॉजिटिव से लगा हुआ है, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, जो निगेटिव से लगा है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, ये निगेटिव रहता है, ओके। बात यह है कि इसमें मान लीजिए हम क्या किए हैं, हम NaCl और प्लस H2O रखे हुए हैं, ये दोनों कंबाइन हो गया है। अब इससे कुछ कुछ केमिकल्स निकला होगा, कौन कौन केमिकल्स निकला होगा, तो Na प्लस Cl-, ये 2 केमिकल तो होगा ही मेन, और कौन कौन, तो और आपको मिल जाएगा OH- और H+। ये कहाँ से बना है, तो ये बना है आपको किसी से, तो वाटर से OH- और H+ निकला है। अब देखिए जब ये दोनों निकला है OH- और H+, इस दोनों केस में अब Na और OH एक अच्छा खासा क्या कर सकता है, NaCl है, NaCl में से Na और OH के पास अच्छा खासा रिएक्टिविटी है कि ये दोनों कंबाइन करके NaOH बन जाए। तो जब भी आप क्या करते हैं, NaCl का वाटर के साथ एक तरह से बोल सकते हैं कंबाइन करते हैं इसको, तो ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद पास कराते हैं। तो ये जो माइनस वाला है, ठीक, ये तो Na और OH मिल के NaOH बना लिया, अब बोलेंगे H और Cl हो गए मिल के Cl बना लेगा, लेकिन इतना भी सिंपल ये होता नहीं। ये Cl- जो है इसको पॉजिटिव वाले अपने तरफ खींच लेते हैं, यानी NO जो है अपने तरफ खींच लेता है, और ये H+ जो है वो निगेटिव वाला अपने तरफ खींच लेता है, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि H दूसरे के साथ मिलके H2 बना लेता है, और Cl दूसरे के साथ मिलके, इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा इधर है, आप उतना डिटेल में ना जाए, H
क्या है, पॉजिटिव है, तो वो निगेटिव यानी कैथोड के पास जाके दूसरे के से इलेक्ट्रॉन लेके या जो करके आप इतना समझिए कि H2 बना लेता है, और Cl- क्या करता है, इस पर जो निगेटिव चार्ज है उसको लॉस करके क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 यानी क्लोरीन बना लेता है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन हो जाता है, वो होता है NaOH, ठीक है, जो आपको देख सकते हैं, जो कि हमको बनाना था NaOH, ये इसका प्रिपरेशन मेथड है। उसके साथ साथ एक बनता है प्रोडक्ट इसका H2 और एक बनता है Cl2। अगेन H2 कहाँ बनेगा, एनोड पे। Cl2 कहाँ बनेगा, Cl2 माइनस था, सॉरी Cl2 माइनस था, तो Cl2 बनेगा कहाँ, एनोड पे, और H2 जो कि पॉजिटिव वाला था तो वो कहाँ बनेगा, कैथोड यानी निगेटिव पे। तो ये दोनों बना आपको। इसमें देखिए इसमें कौन कौन चीज़ बना है, तो इसमें बना है क्लोरीन, और ये वाटर के साथ ये क्या है, अल्काली, अल्कली। ये जब बेस कोई सॉल्युबल होता है तो उसको अल्कली बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और खास करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सॉल्युबल है। तो मेन तीन हम लोग देखे भी हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सॉल्युबल है वाटर में, इसलिए इनको अल्कली भी बोला जाता है। तो ये बना क्या, क्लोरीन और अल्कली बना, इसका जो प्रोडक्ट है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेन हमारा प्रोडक्ट क्या था, तो ये NaOH, पर Cl2 और H2 का भी अपना ही इंपॉर्टेंस है, और इस सब का हम अभी यूज देखेंगे भी। तो दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये मेथड जो है किस चीज़ का, प्रिपरेशन ऑफ NaOH यानी कॉस्टिक सोडा का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इज कॉल्ड, थोड़ा गेस कीजिए और आपको मैं लिख भी देता हूँ, इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। आप आराम से गेस कर सकते हैं, आप आराम से समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा नाम पड़ा होगा। क्लोर है फॉर क्लोरीन, अल्कली फॉर NaOH प्रोसेस। हाइड्रोजन के लिए नाम नहीं दिया गया, उतना लंबा नहीं किया गया, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक, इसमें ऐसा किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेज के बारे में, जो डिफरेंट कंपोनेंट बने हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो अगर बात करते हैं मिली क्या चीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH जो कि प्रोडक्ट है किस चीज़ का, क्लोर अल्कली प्रोसेस का, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए हैं एक्वस सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड का, उसमें जिसको ब्रांड भी बुलाते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसी से बना है, तो कुछ कुछ वैसा प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम पहला बात करें इसका कलर के को लेके, तो ये वाइट होता है, कलरलेस नहीं होता है, इट इज़ वाइट। और सॉलिड जो है वैसा ही है, क्रिस्टल के रूप में रहता है, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। चूँकि NaOH है तो आप इसके बारे में बहुत सारा चीज़ जानते हैं कि ये बेसिक नेचर है, और ये अल्कली बनाता है, और एक सोपी टू टच सॉल्यूशन देता है जब इसको डिजोल्व किया जाता है, फॉर्म अल्कली एंड सोपी टू टच, सोपी सॉल्यूशन या बोल सकते हैं सोपी सॉल्यूशन होता है कब, जब वाटर में डिजोल्व होता है। उसके बाद आप एक मन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ये डिलिक्विसेंट है, ठीक है। इसका अगर प्योर की बात करें NaOH की, तो वो डिलिक्विसेंट है। अगर NaCl की बात करें तो प्योरली वो डिलिक्विसेंट नहीं था, वो डिलिक्विसेंट जो प्रॉपर्टी था एब्जॉर्बिंग वाटर का, वो आ गया था कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण, पर इसमें है, तो इट इज़ डिलिक्विसेंट, डिलिक्विसेंट, ओके, ठीक। और कुछ, अब ये जो है, एक तो है ही कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर से कंबाइन कर लेता है, ये उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है। अगर इसको मिल जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी, रिएक्ट विथ CO2, तो क्या बनाएगा, खुद आप प्रोडक्ट गेस कीजिए। तो इसको NaOH CO2 क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, Na है, CO2 है, और एक O भी है, CO3 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3, बिल्कुल सही गेस, H2O, Na2CO3 H2O, ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है, बन जाएगा क्या, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये जो नया प्रोडक्ट बना है उसको वॉशिंग सोडा के भी नाम से जाना था, इसके बाद में पढ़ेंगे। तो ये सोडियम कार्बोनेट अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ये भी क्लोरीन अल्कली प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप का प्रोसेस है। ओके, कुछ मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, चूंकि ये बेस है तो इसमें बेस वाला सारा प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। तो मैं उतना डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं बोल देता हूँ, आपको लिखना है तो आप बेशक लिख लीजिए। कुछ मेटल जैसे आप बात करें कि जिंक का, एल्युमिनियम का, ये सब भी रिएक्ट करता है, जैसे NaOH जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है। कुछ ही बेस और कुछ ही मेटल जो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ फॉर्म करने के लिए, जैसे सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है, तो मैं यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। उसके साथ कुछ मेटल जैसे एल्युमिनियम के साथ भी रिएक्ट करता है, तो NaAlO2 या जिसको हम सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, ये बनाता है, ठीक है। उसके साथ ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जाता है। सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जब अमोनियम के साथ हीट किया जाता है तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है, और इसका इंपॉर्टेंस है, तो मैं ये लास्ट लिख देता हूँ, ठीक है। क्या चीज़ कि व्हेन इट इज़ हीटेड, जब इसको हीट किया जाता है किसके साथ, विथ अमोनियम साल्ट, हीटेड विथ अमोनियम साल्ट। अब ये अमोनियम साल्ट कैसे, जो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो विथ अमोनियम साल्ट के साथ जब हीट किया जाता है इसको, तो
तो ये अमोनिया बनाता है, और अमोनिया का अपना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम लोग देखेंगे इसके बारे में और जानते भी हैं। तो ये एक कितना यूजफुल प्रोडक्ट है ये हम लोग जानते भी हैं। तो अमोनिया सेल टू प्रोड्यूस अमोनिया, अमोनिया बनाता है, ठीक है। अमोनिया आपको उम्मीद है, मुझे पता है, अमोनिया NH3 जिसको बोलते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड जैसे एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड है, ये जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ, तो एक आप देख सकते हैं कि ये Na इसके साथ रिएक्ट करके NH4 को हटा के ये NaCl बना लेगा, उसके साथ साथ ये वाटर बनाएगा, और मेन प्रोडक्ट इसका जो हम लोग को ध्यान से रखना वो है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया बना लेगा, ठीक। तो चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं कि यार कुछ इसके जो अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं उसके यूजेज के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसी के यूजेज के ऊपर कि यूजेज ऑफ NaOH है क्या। तो इसका अगर यूज की बात करें तो इसका यूज आप रख सकते हैं सोप वगैरह में, सोप सब जो आपको बनाना रहता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका। तो पहला आप लिख सकते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करने में किस चीज़ को, सोप्स, डिटर्जेंट्स, सोप में, डिटर्जेंट में, ठीक है, पेपर्स में, पेपर में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में, बहुत सारे फाइबर्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आप जानते हैं कुछ आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है, रेयोनल उस समय यूज होता है, तो आर्टिफिशियल। अब आप इसी को लंबा चौड़ा कर सकते हैं, जैसे इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। दूसरा आप स्टेप लिख देंगे इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो बहुत सारा पॉइंट बना सकते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ओके। उसके बाद किसी किसी मेटल में आप जानते हैं ग्रीज लगा रहता है, ग्रीज आप जानते होंगे जिसको रस्टिंग से बचाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको डिग्रीज करने के लिए भी यूज किया जाता है, और पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में भी यूज होता है। तो यूज्ड टू डिग्रीज मेटल, ग्रीज जो लगा रहता है, एक ऑयली बहुत विस्कस मोटा सा लिक्विड रहता है वो, तो डिग्रीज मेटल्स एंड टू रिफाइन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का रिफाइनिंग आप जानते होंगे कि जब पेट्रोलियम निकाला जाता है, पेट्रोलियम और पेट्रोल में बहुत अंतर है। पेट्रोलियम एक ब्लैक कलर का बहुत ही स्मेल करता हुआ एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारा अलग अलग केमिकल्स रहता है, उसमें पेट्रोल रहता है, डीजल रहता है, वैक्स रहता है, बहुत सारे पेट्रोलियम गैसेस रहते हैं। तो उसमें से एक प्रोडक्ट है, तो उसको रिफाइन करके निकाला जाता है, वो ब्लैक, और इसीलिए उसको क्रूड ऑयल ही बोलते हैं, ठीक है। वो ब्लैक कलर का रहता है, बाद में उससे हम लोग पेट्रोल डीजल सब निकालते हैं रिफाइन करके, तो रिफाइन पेट्रोलियम उसमें भी यूज होता है। तो ये हुआ सोडियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ यूज। उसी तरह से यूज है हाइड्रोजन की भी, अपने हाइड्रोजन का तो हम लोग तो क्या कहना जानते भी है कि हाइड्रोजन जो है वो रॉकेट वगैरह में यूज किया जाता है, किस चीज़ के लिए, तो एज अ फ्यूल के रूप में। तो पहला आप लिख सकते हैं कि एज अ फ्यूल ए रॉकेट, ओके, ठीक। उसके बाद इसकी मदद से हम लोग अमोनिया भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर अमोनिया बनाता है, ये हम लोग जानते हैं। और अमोनिया का यूज़ क्या होने वाला है, पहले भी हम लोग पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में यूज होता है। तो यूज्ड टू ऑब्टेन अमोनिया NH3 विच इज़ यूज्ड, जैसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जैसे आप ये भूल भी जाए तो आपको याद रहे अमोनिया का क्या बेसिक कम से कम यूज है, ठीक है। यूज टू मैन्युफैक्चर वेरियस फर्टिलाइजर, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट है, आप देखे होंगे सबसे बेसिक कम से कम ये देखे होंगे, खाद फर्टिलाइजर, वेरियस फर्टिलाइजर्स, ओके। उसके बाद अब एक और इम्पोर्टेंट लिख लीजिए कि ये आप डिटेल में पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, ठीक है, वहाँ पे जब कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ेंगे वहाँ पे, पर अभी रख लीजिए कि हाइड्रोजन जो है उसका यूज किया जाता है वेजिटेबल घी प्राप्त करने में। जी हाँ, घी भी जो है वो वेजिटेबल होता है, कैसे किया जाता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग 4th चैप्टर में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, पर अभी आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन यूज किया जाता है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को घी में बदलने के लिए, टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी, किससे, तो फिर फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल से यूज किया जाता है। फाइनली हम लोग आते हैं थोड़ा सा किसी ऊपर क्लोरीन के यूजेस के ऊपर, तो यूजेज ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो इसका पहला आप लिख सकते हैं कि इसका यूज है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, यानी जहाँ पे गंदगी आती है वहाँ पे क्लोरीन अगर ऐड किया जाता है, उसी तरह से जैसे हम लोग एलम का पढ़े थे उसी तरह से इसका भी यूज किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। आप देखेंगे बहुत सारे, आप 6th क्लास में भी 7th क्लास में भी पढ़ेंगे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, उसमें भी आप देखेंगे क्लोरीन का यूज किया जाता है एक डिसइंफेक्टेंट के रूप में। डिसइंफेक्टेंट सिंपली मीन्स डिसइंफेक्टेंट, तोड़ दीजिए इसको, ठीक है, इसको आप तोड़ दीजिए, अपने आपको पता चल जाएगा, खुद पता चल जाएगा एज डिसइंफेक्टेंट। डिस मतलब नॉट, इन्फेक्टेंट इन्फेक्ट करने वाला, मतलब नॉट इन्फेक्ट करने वाला, मतलब बैक्टीरिया वगैरह इस सबको गंदगी को अलग करने का काम करता है कौन, क्लोरीन। स्विमिंग पूल सब जहाँ रहता है वहाँ भी क्लोरीन का खूब यूज़ किया जाता है क्लीन करने के लिए। और तो और आप लिख सकते हैं टू मैन्युफैक्चर या टू प्रिपेयर
पीवीसी। अब पीवीसी का यूज आपको बताने का जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। वायर्स के ऊपर में जो रहता है जो प्लास्टिक, उसी को पीवीसी, फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या ये पॉलीविनाइल क्लोराइड? विनाइल क्लोराइड एक कंपाउंड ही है, विनाइल क्लोराइड। क्लोराइड क्लोरीन का एक प्रोडक्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसलिए ना क्लोरीन क्लोराइड। तो इससे ठीक है, तो पीवीसी में पीवीसी का बहुत सारा चेयर जो आप देखते हैं, पाइप जो देखते हैं आजकल, जितना पाइप यूज़ किया जाता है वाटर सप्लाई में, वो सब पीवीसी का मैक्सिमम रहता है। तो पीवीसी और आप लिख सकते हैं NCFC, CFC, जिसको आप फ्लोरो कार्बन बोलते हैं। ये फ्रेन कैटेगरी का एक कंपाउंड है, बहुत सारा इसमें होता है। जैसे एक यूज रहता था इसका पहले क्या चीज़ में, तो एक यूज होता था पहले रेफ्रिजरेंट के रूप में, ठीक है, यानी ठंडा करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं इससे ओजोन होल होने लगा, तो इसलिए इसको खत्म कर दिया गया। तो ये सब कुछ यूजेज थे इसके बारे में। इसके बारे में क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में, NaOH के बारे में, क्लोरीन के बारे में, और फाइनली हाइड्रोजन के बारे में। अब चलिए इसी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, उसमें भी क्लोरीन का यूज होता है, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का ना यूज होके किसका, तो उसमें यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं। और हमारा थर्ड जो रहने वाला है, हम लोग एक पढ़े कौन, एक पढ़े NaCl, दूसरा NaOH, थर्ड हम लोग पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या सोडा सब के बारे में, इसी बारे में बात कर लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो क्लोरीन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट ले भी सकते हैं, टू मैन्युफैक्चर क्या चीज़, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर हुआ हम लोगों को, यहाँ पे जो हमको बना है एक प्रोडक्ट के रूप में, क्या चीज़, क्लोरीन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड से, यानी ब्राइन से। तो ये क्लोरीन गैस जो है उसका यूज किया जाता है क्या चीज़, ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, ब्लीचिंग का क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग आते हैं। ब्लीचिंग सिंपली मीन्स कि किसी चीज़ को वाइट बनाना या उससे धब्बा हटाना। तो वाइटन या मेकिंग स्टेनलेस मतलब धब्बा, स्टेन मतलब होता है धब्बा। तो स्टेनलेस, मैं स्टेनलेस स्टील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेनलेस धब्बा की बात कर रहा हूँ। स्टेन मतलब धब्बा जो होता है ना, कपड़े पे जैसे धब्बा लग गया, कोई चीज़ सब्जी का कड़ी गिर गया या ऐसा कुछ, तो धब्बा बन जाता है ना, उस धब्बा को रिमूव करने के लिए। और वाइटन क्लॉथ, कपड़े को वाइट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो एक पाउडर की तरह है जिसका यूज किया जाता है किसी चीज़ से किसी धब्बा हटाने के लिए, उसको वाइट बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो ये बनता कैसे है, तो ये जो क्लोरीन आपको प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस से, उसका रिएक्शन करवाया जाता है किस पे, सिलेक्ट लाइन पे। सिलेक्ट लाइन क्या है, होप कि आप जानते हैं, आई होप कि आपको जानते हैं, आप जानते हैं, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाता है तो एक प्रोडक्ट बनता है CaOCl2। और कहाँ गया सब, तो और देखिए ये क्या है, OH2 है, यानी O है, H है, दो बार, ठीक है, यानी O2 है, H2 आप ऐसे लिखेंगे नहीं, आप समझने के लिए। तो इसमें H2O एक तो मिल गया, तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो ऑक्सीजन इसके साथ रह गया, तो CaO और Cl2 इसके साथ मिल गया, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसके साथ वाटर। तो आपका मेन काम क्या रहेगा, मेन काम आप वाटर निकाल दीजिए। बट वाटर निकाल देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीक्लोराइड, या इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। पर उसको आपको डिटेल में जाना, अभी समझिए कि सोडियम क्या कहा जाता है, ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीजन है तो सोडियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोला जाता है, साथ वाटर बनता है। सॉरी, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, मैं ऊपर में लिख दूंगा उसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, C है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा। अब इसका भी अपना प्रॉपर्टीज है, जैसे वाइट होता है, एमोर्फस होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन का जस्ट उल्टा एमोर्फस होता है, और स्ट्रांगली क्लोरीन का अपना एक गंध होता है उसके बाद एयर से रिएक्शन होता है इसका, वाटर से अलग रिएक्शन है, एसिड से रिएक्शन है, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का क्या दूसरे चीज़ों के साथ रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए सोडियम आयोडाइड के साथ क्या रिएक्शन है, बहुत सारी बातें हैं। पर मैं अभी चाह रहा हूँ कि इस लेक्चर को सिंपल रखना, NCERT बेस्ड रखना, इसलिए मैं अभी इसका प्रॉपर्टी नहीं बात करूँ। अगर आपको मन है कि मैं पूरी तरह से इसको कवर करूँ, ठीक है, यानी ब्लीचिंग पाउडर के प्रोसेस को लेके जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस भी है, तो ब्लीचिंग पाउडर का आपको अलग से अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस आपको लिखना है कमेंट में कि मुझे ब्लीचिंग पाउडर का वीडियो अलग से चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं डिटेल में उससे बात होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं सिंपली अब डायरेक्ट यूजेज पे आता हूँ कि क्या क्या इसका यूज है। तो एक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज है। ब्लीचिंग मैंने आपको बता ही दिया कि कलर हटाने के लिए, धब्बा हटाने के लिए, वाइट करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहला चीज़ आप लिख सकते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट कहाँ कहाँ, तो कपड़े से मेनली, तो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े वाले इंडस्ट्री में, और साथ साथ पेपर इंडस्ट्री, पेपर से भी हटाने के लिए, धब्बा करने के लिए, पेपर जो ब्लैक होता है उसको वाइट करने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में,
इसका यूज होता है। ओके, क्लॉथ को भी, जैसे कॉटन क्लॉथ है उसको भी ब्लीच करने का यानी कलर रिमूव करने का काम करता है। इसका यूज क्या किया जाता है, चूंकि इसमें क्लोरीन है तो इसका इसीलिए इसका यूज डिसइंफेक्टेंट के लिए भी किया जाता है, जैसे क्लोरीन का यूज किया जाता था। तो एज एन डिसइंफेक्टेंट, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें फिर से क्लोरीन है तो क्लोरीन वाला सारा प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसका यूज क्लोरोफॉर्म भी बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म भी क्या है, तो क्लोरोफॉर्म भी एक प्रोडक्ट है क्लोरीन का और कार्बन का। तो इस केस में जो क्लोरोफॉर्म बनता है, उस क्लोरोफॉर्म आप जानते होंगे कि एज एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया जाता है। इससे बहुत सारे आदमी को बेहोश किया जा सकता है, ठीक है। तो टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, ओके, क्लोरोफॉर्म। बहुत सारे जो आप देखते होंगे आजकल जो फैशनेबल क्लॉथ आ गया है उसमें वो श्रिंकिंग नहीं पाता है, यानी कुछ कपड़े ऐसे होते थे पहले जिसको बिना प्रेस के हम लोग पहन नहीं सकते थे, उसमें बड़े बड़े लाइनिंग आ जाता था। लेकिन अब जो हम लोग यूज कर रहे हैं कपड़े ऊल से लेके या कोई भी चीज़, उसमें लाइनिंग नहीं आता है, जिसे बोलते हैं श्रिंक प्रूफ। तो वो श्रिंक प्रूफ भी ब्लीचिंग पाउडर की मदद से हो जाता है, ठीक है। अब अगेन आपको ये अगर जानना है कि ये ब्लीचिंग करता कैसे आके, कि कैसे कॉटन क्लॉथ ब्लीच किया जाता है, तो आप फिर से वही बोलिए कि मुझे डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं उसमें सब कुछ कवर करूँगा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अभी मेनली इतना ही। एक और लिखना चाहते तो आप लिख लीजिए, क्या चीज़, कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो आपको याद हो एक हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे, क्या चीज़, HNO3 नाइट्रिक एसिड। उसी तरह से ये भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और मेन ये था ही, मेन क्या था आपका, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया था कहाँ कहाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में। वुड इंडस्ट्री वहीं वुड से ही पेपर मिलता है, तो इस सब का यूज हुआ मेन। तो चलिए दो और केमिकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वैसे तीन है, दो और बात करते हैं एक साथ, जो कि है बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा से, कि ये बेकिंग सोडा है क्या। तो देखिए बेसिक बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा मैं बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि इसके फार्मूले अक्सर मैं भी जब 10th में था तो मुझे भी कन्फ्यूजन होता था कि बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला है और वॉशिंग सोडा का। तो इसका जो ये है, इसका ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, ठीक है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या यूजेज है, यही बात करना है। सब में यही बात करते हैं, इसमें भी यही बात करेंगे। तो बेकिंग सोडा, ठीक है। अब बेकिंग सोडा जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये भी हमको NaCl की ही मदद से मिलता है, मतलब सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट पहले पढ़े थे उसी के मदद से हमको मिलता है। अभी कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना रहता है, इसके लिए आपको 2 स्टेप में जाना रहता है। वैसे आपकी बुक में एक ही स्टेप में देती हुआ है, तो आप एक स्टेप में भी कर सकते हो। वैसे 2 स्टेप का मिनिमम एक प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है, इसका अगर प्रिपरेशन का बात करें तो पहला काम होता है कि अमोनिया, जो कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट से निकाले हुए हैं पहले, तो अमोनिया जो हमको मिला है, उस अमोनिया को हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ और CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब देखिए इससे बनेगा क्या, इससे बनता है अमोनियम का कार्बोनेट, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट NH4 ट्वाइस और उसके बाद CO3, देख रहे हैं CO2 है ही और एक इसका, तो CO3, ठीक है, कार्बोनेट बन जाता है और उसके साथ साथ ये अमोनियम कार्बोनेट, ओके। अब बात ये है कि अमोनियम कार्बोनेट बना, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए तो सोडियम का, ठीक है, और वो भी सोडियम का क्या, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके लिए हम लोग एक और काम करते हैं कि कोई ऐसा सॉल्ट लाते हैं जिसमें ये अमोनिया को, जो ये अमोनिया को रिप्लेस कर दे किससे, सोडियम से। और इसके लिए सबसे अच्छा हम लोग जानते हैं कॉमन सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है ही हमारे पास। तो अमोनियम का कार्बोनेट को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं नेक्स्ट किसके साथ, NaCl के साथ। तो इससे आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, इससे आपका बन जाता है, अब ये Cl इसको रिप्लेस कर लेता है तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, जिससे हमको अभी काम नहीं है। हमको काम किससे है कि Na2CO3, पर यहाँ पे वाटर का भी प्रेजेंस रहता है, तो ये तुरंत NaHCO3 बन जाता है। ये मेरा क्या बना, यही बना मेरा बेकिंग सोडा, ठीक है, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसे Na2CO3 कैसे बनेगा, Na2CO3 को ही हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसी को हीट कर देंगे तो ये H जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, H है वो निकल जाएगा, तो उससे बन जाएगा Na2CO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। उसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये 2 रिएक्शन है, आपने बुक में देखेंगे तो आपके बुक में एक सिंपल करके ये दोनों कंबाइन करके दिया हुआ कि NaCl को जब आप H2O CO2 और साथ साथ अमोनिया, यानी सब एक ही बार में लिख दिया। आप देख रहे हैं वही चीज़ मैंने भी लिखा, लेकिन सबको एक साथ में लिख दिया। तो इसमें 2 प्रोसेस हो रहा है, आपका बुक डायरेक्ट लिख दिया होगा कि अमोनियम क्लोराइड जो कि मेन प्रोडक्ट है, और उसके साथ क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप इस स्टेप को भी लिख सकते हैं, इस स्टेप को ही लिखिए। NCERT जब रिकमेंड किया हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, अगर प्रिपरेशन आता है तो आप इस स्टेप पे ही जाइए, ये दोनों को छोड़ दिए, यही आपका एक स्टेप में सारा कुछ हो गया इसका प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये सोडा
बेकिंग का मतलब आपको पता ही हुआ, कोई चीज़ को हीट करके जब पकाते हैं उसको बेकिंग बोलते हैं। बेकिंग कुकिंग, जैसे कुकिंग है वैसे ही कुकिंग का ही एक टाइप है बेकिंग। जब हम लोग कोई चीज़ को पका के बनाते हैं हीट करके तो उसको बेकिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ है, तो इसी का एक टाइप, इसी से एक केमिकल निकलता है बेकिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, जिसका यूज होता है बहुत सारे चीज़ को, कुरकुरे वगैरह या वैसे चीज़ जो हमको थोड़ा सा टाइट चाहिए वैसे चीज़ को बनाने के लिए, कुरकुरा चाहिए चाहे पकौड़ा हो या ऐसा कुछ हो, तो उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फास्ट कुकिंग के लिए बनाया जाता है, उस समय इसका यूज़ होता है। पहला चीज़ आपको ये समझना है कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो है वो क्या है, NaSCO3। बेकिंग सोडा थोड़ा सा अलग है, हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है। ठीक है, इसके बारे में। तो बेकिंग सोडा अभी आप समझे कि NaSCO3 है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ओके, अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है और पीएच वाले वीडियो में बताया हुआ है कि जितना कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सब क्या होता है, बेसिक। अब इस बेसिक को हम लोग क्या करते हैं, इस बेसिक को हम लोग जब एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, वीक एसिड से, क्योंकि ये भी वीक बेस है, इस क्यों करवाते हैं, जिससे कि इसका जो बेसिक इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। और इसीलिए जब इसको रिएक्शन कराया जाता है तो हमको बनता है, हमको मिलता है क्या कि बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो ये तो बना बेकिंग सोडा जिसका अपना प्रॉपर्टी है, बात हम लोग करेंगे कि बेकिंग सोडा का क्या प्रॉपर्टी है। बट बेकिंग अगर हमको पाउडर बनाना है तो वो क्या है, तो वो समझिए बेकिंग पाउडर एक मिक्सर है। ठीक है, मिक्सर है किस किस चीज़ का, तो ये आप देखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का, और उसके साथ साथ एक एसिड का, और उस एसिड से निकालने वाला सॉल्ट का। अगर हम रियली में बोले कि ये है क्या, तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ए मिक्सर, अगर सिंपल में जाए, और दोनों में मैं बता देता हूँ कि सिंपल में कैसे डिफाइन करेंगे और रियल डिफिनेशन क्या लिखेंगे। ए मिक्सर ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जी हाँ बेकिंग सोडा यानी NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, और उसके साथ एक चीज़ और होता है, एंड अ माइल्ड इडिबल एसिड। एक माइल्ड मतलब कमज़ोर, वीक, माइल्ड इडिबल एसिड, इडिबल एसिड जो खाने वाला एसिड है, जैसे टर्टाइरिक एसिड जैसे इमली में खाते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, साइट्रिक एसिड जो हम लोग लेमन्स में, ऑरेंज में खाते हैं, तो वो सब एडिबल एसिड है, उसका एसिड, उस दोनों का मिक्सर जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। अब देखिए बेकिंग पाउडर जो है वो अगर रियल में, ये तो आपका एनसीईआरटी के हिसाब से और 10 मार्क्स चलेगा, पर रियली में होता क्या है, तो ये ऐसा है कि ये एक मिक्सर है किस चीज़ का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, नो डाउट। और ये इडिबल एसिड है ना, इडिबल एसिड से अक्सर टर्टाइरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। टर्टाइरिक एसिड का फार्मूला आपको अगर जानना है तो हमारे हिसाब से नहीं जानिए, उसका फार्मूला होता है C4H6O6, तो उससे इंटरेस्ट छोड़िए आप, C4H6O6 से क्या होता है उसका फार्मूला। पर आपको ये समझना है अभी कि ये NaSCO3 को जब एसिड के साथ, देखिए एक मैं करके ही दिखा देता हूँ तब आप अच्छे से इस डिफिनेशन को समझ पाएंगे। जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बन है ना, इसमें किसी एसिड का H+ लाते हैं और ये अक्सर टर्टारिक एसिड का ही लाया जाता है, और इससे क्या बन जाता है, इससे हमारे पास बनता है CO2 H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है अलग, वाटर अलग निकल जाता है, और बनता क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जैसे एग्जांपल अगर हम टर्टारिक एसिड ले लेते तो वहाँ सोडियम साल्ट ऑफ टर्टारिक एसिड बनता है, जिसको हम सोडियम टर्टाएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ATE जोड़ देते हैं ना वैसे। तो जैसे यहाँ पे हम लेते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि ए मिक्सर ऑफ, ये जो बना है इसी को बोलते हैं ए मिक्सर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, एंड पोटेशियम हाइड्रोजन टर्टाइरेट, पोटेशियम हाइड्रोजन टर्टाइरेट। ठीक, ये है रियली में। पर ऑफकोर्स मैं अगर आपको बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप अगर हाई लेवल पे एनसीईआरटी पे जा रहे हैं तो आप इस डिफिनेशन को लीजिए, इसी डिफिनेशन को आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ और हर एक जगह बुक लिखता है, तो ऐसे। ठीक है, बाकी आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो यस यू कैन कमेंट मी, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ओके, आपको ये देखना है अगर ये कैसे होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं उस पार्ट के लिए, मैं आपको उसको डिटेल में बना के आपको दे दूंगा वैसा ही, क्योंकि उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा जरूरत होगा, यानी टर्टाइरिक एसिड का फॉर्मूला ये सब का जरूरत होगा, जो अभी आपको आता नहीं होगा। तो सिंपली आप यही डिफिनेशन लिखें और ये फॉर्मूला लिख दें अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, उसके बाद H+, ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम एनी एसिड, एसिड से क्या मिलता है, H+ है ना, तो कोई एसिड से H+ लेंगे, जैसे हमको CO2 मिलेगा, जो आपको पता ही होगा खाना को थोड़ा सा क्या बनता है, फुला देता है। ठीक है, उसके साथ वाटर और साथ साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इसके इस डिफिनेशन पे अभी ना जाए, इसको अभी छोड़ दें। ओके, अब हम लोग समझते हैं क्या चीज़, कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज किसका, बेकिंग सोडा का, प्रॉपर्टीज ऑफ NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज। यह पहला जा सकते हैं कलर वगैरह को लेके, तो ये वाइट है। ठीक है, और अगेन ये क्रिस्टलाइन है, यानी क्रिस्टल के रूप में रहता है सब्सटेंस, और ये कैसा होता है, अल्केलिन,
बेसिक होता है, जैसे NaOH था, ठीक है, जो कॉस्टिक सोडा बोल रहे थे ये भी, और इसके बाद वॉशिंग सोडा की बात करेंगे वो सब भी अल्कलीन है। एंड अल्कलीन यानी अल्कलीन तो समझते हैं ना, बेसिक जो वाटर में डिजॉल्व होने वाला बेसिक होता है उसी को अल्कालाइन बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, अल्कलीन इन नेचर। ओके ओके, जब इसको हीट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे अभी कि जब हीट किया जाता है, व्हेन हीटेड, और आप टेम्परेचर भी मेंशन करते हैं अगर करना चाहते हैं तो, व्हेन हीटेड एबव 540 या 543 लिख लीजिए अगर एग्जैक्ट, एबव 543 से किया जाता है तो इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, ये ट्रांसफॉर्म यानी बदल जाता है किसमें, ये बदल जाता है वॉशिंग सोडा में, ठीक है। यहाँ सिंपली समझे ट्रांसफॉर्म इनटू Na2CO3, और Na2CO3 और से ज़्यादा अगर H2O रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा, जो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें बदल जाता है और भी चीज़ें बनती है, जैसे इसका अगर रिएक्शन देखना चाहे इसकी प्रॉपर्टी में तो कुछ इस तरह का होगा। जब हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी हमारे पास बेकिंग सोडा है, उसको जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो जब हीट किया जाता है इसको Na2CO3, उसके साथ साथ CO2 और H2O निकल जाता है। ओके, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, चूंकि ये बेसिक है तो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, और सिंपल क्या रिएक्शन देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा। और साथ साथ देखिए चूंकि कार्बोनेट है तो CO2 भी निकालता है, ये रिएक्शन आप देख भी चुके हैं एसिड के साथ, तो ये रिएक्ट भी करता है, इट रिएक्ट्स विथ एसिड। वो सारा प्रॉपर्टी आ जाएगा जो एक बेस के साथ रहता है, एक माइल्ड बेस के साथ रहता है, वो सारा प्रॉपर्टी। एसिड्स टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड CO2। बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा ब्रिस्क इवरवेसेंस ऑफ CO2, मतलब CO2 आपको एक धुएं के रूप में जोर जोर से निकलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में NaCO3 है, इसको मैं एक एसिड से रिएक्शन करवा देता हूँ, मान लीजिए HCl से रिएक्शन कराया तो सबसे कॉमन, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, NaCl, इस दोनों का कंबाइन करके NaCl बन जाएगा, और ये क्या बना देगा, ये H2O और CO2, H2 और एक O इसका ले लेगा तो क्या बन जाएगा H2O, और यहाँ क्या बचेगा, इसमें बचेगा एक O तक चला गया तो CO2, ये रिएक्शन आपको हो गया। तो ये बातें थी किसके बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में। अब पढ़ते हैं इसके यूजेज के बारे में कि बेकिंग सोडा का यूजेज क्या क्या है। तो पहला यूजेज आप देख ही चुके हैं, कहाँ देखें, यहाँ पे बेकिंग पाउडर बनाने में। तो इसका मोस्ट फेमस यूज जो है वो क्या है, पहला इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में। ओके, उसके बाद इसका यूज एंटासिड बनाने में ही यूज होता है। एंटासिड क्या होता है, नाम से पता चला, एंटासिड मतलब एसिड को खत्म करने वाला। तो ऑफकोर्स ये बेस है तो इसका यूज एंटासिड, एंटासिड एक ऐसा मेडिसिन है जिसका यूज होता है जो आपके शरीर में अगर एसिडिटी हो जाता है किसी को तो उस कंडीशन में, यानी एसिड आपको पता है ना, पेट में भी क्या रहता है, पेट में भी एसिड रिलीज होते रहता है, गैस्ट्रिक जो उसमें HCl है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे बना हुआ दवाई यूज किया जाता है, ठीक है, इसी से दवाई बनता है जिसको एंटासिड बोलते हैं, और वो न्यूट्रलाइज कर देता है, पेट में अगर एसिड रहता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, सॉल्ट वाटर में बदल देता है, जो आराम से यूरिन के थ्रू निकल जाता है। मतलब अगर पेट में दर्द भी हो रहा है एसिडिटी के कारण तो वो रिमूव हो सकता है। तो दूसरा चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स, मेडिसिन्स बनाने में, मेडिसिन्स जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसका बोल सकते हैं एंटासिड, एंटासिड भी एक मेडिसिन है, जैसे कि नाम से पता चला, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। थर्ड आप लिख सकते हैं कि इसका यूज आपको अगर याद हो तो मैंने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यही रहता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें लिख सकते हैं यूज्ड इन, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, या इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, तो आप लिख सकते हैं कि बहुत सारे केमिकल में मैंने किसी भी केमिकल के लिए एक तो बताया हुआ है एज ए केमिकल इन लैब, तो इसका भी यूज वैसे ही पेपर में भी, ठीक है, टेक्सटाइल में, इस सब का भी यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब फाइनली हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का भी जो प्रोसेस है, प्रिपरेशन का प्रोसेस, पहले इसका नाम जान लीजिए कि वॉशिंग सोडा है क्या। ये वॉशिंग सोडा भी एक केमिकल है जिसको हम लोग सोडियम जो कार्बोनेट है वो, और उसके साथ साथ 10 H2O, ये क्या है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बात करते हैं हम लोग, एक क्रिस्टल के साथ कितना पानी रहता है, कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। बहुत सारा नमक आपको भींगा भींगा दिखेगा ऊपर से, सॉल्ट मतलब हमेशा NaCl ही नहीं समझना, मैंने आपको पहले ही सॉल्ट के लेक्चर में बता दिया हुआ कि सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसके साथ हर एक मॉलिक्यूल के साथ अगर 10 H2O हो तो वो चीज़ जो है उसको क्या बुलाता है, वॉशिंग सोडा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस करेंगे, वहाँ डिटेल में बात करेंगे कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और इसका क्या प्रभाव है किसी केमिकल पर। जी हाँ, कलर भी बदल जाता है इसके से, ठीक है। और आपको पता हो कॉपर सल्फेट का बहुत बात की हम लोग केमिकल रिएक्शन में भी, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। कॉपर सल्फेट का 5 H2O रहता है,
इसलिए पेंटाहाइड्रेटेड भी इसको बोलता है। अगर यही 5H2 हट जाए, यही 5H2 के कारण इसका ब्लू कलर होता है। ये 5H2 हट जाए, कैसे हट जाएगा? हीट करके, तो वो कलर भी इसका बदल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर में। तो वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा है क्या? मैंने आपको बता दिया, सोडियम कार्बोनेट और सीधा 10H2O रहता है हर एक मॉलिक्यूल के साथ। ये कैसे बनाया जाता है? सेम हम लोग जैसे देखे थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखे थे ना कि आप जब NaCl और एक ही प्रोसेस में देखे थे NaCl H2O CO2 अमोनिया, तीनों को कंबाइन कर देते थे, अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 बना था। बस NaH जो CO3 जो बना था, यानी पहला ही जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं बेकिंग सोडा, उसको जब हम लोग हीट कर देते हैं, लिखा था ना 543 के अब हीट करने पे, तो हीट करने पे हमको मिल जाता है Na2CO3 और प्लस H2O प्लस CO2। अब अगेन ये जो मिला, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको हीट से हमको नहीं, इसके साथ इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी H2O भी मिलाना। तो इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप और है, क्या है? Na2CO3 जो हमको मिला था पहले ही प्रोसेस से हीट करके, किसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी। तो उसको हम लोग फिर से वाटर के साथ कंबाइन करके और कितना 10H2O के साथ मिलके ये क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, ठीक है, 10H2O के साथ मिल जाता है। यही हमारा क्या बना? वॉशिंग सोडा। तो ये हुआ क्या चीज़? प्रिपरेशन मेथड। ये हमको प्रिपेयर हो गया ये चीज़, प्रिपरेशन मेथड। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कितना मॉलिक्यूल वाटर है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, नाम आपको क्लियर हुई होगा, क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल बनाने में। ठीक, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिंपली मीन्स कि कितना वाटर का मॉलिक्यूल एक क्रिस्टल में रहता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो हमको दिखता है क्रिस्टल जो दिखता है सॉल्ट का, क्या वो रियली में ड्राई रहता है? तो आंसर है नहीं। जो आपको दिखता है कि ड्राई है ऊपर से, वो रियली में ड्राई नहीं रहता है। कुछ वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा एक क्रिस्टल के साथ रहते हैं। अब यही वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, जो कि एक क्रिस्टल के साथ, एक मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर में बताया, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के पास 5H2O रहता ही है, ठीक है, जब तक इसको हीट ना किया जाए, इसीलिए इसका कलर ब्लू है। अब इसको आप हीट कर दो, यहाँ पे हीट सप्लाई कर दो, तो ये सिर्फ कॉपर सल्फेट बचेगा और इसका कलर जो है वो कलर इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कलर है, जो ब्लू कलर आता है, वो ब्लू कलर हट जाता है और वाइट बदल जाता है। ये वाइट कलर है। फिर से अगर आप पानी दे दो, इसमें H2O ऐड कर दो, तो फिर से यही बन जाएगा और इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। मतलब देख रहे हैं इस 5 मॉलिक्यूल वाटर का कितना प्रभाव है इस पर, कलर चेंजिंग में भी इसका यूज हो रहा है। तो यस कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या? अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में WOC, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड, आप पूरा लिखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, WOC नहीं लिखेंगे, इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहता है किसमें? प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, इन प्रेजेंट इन या प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, या यहाँ पे चूंकि ये सब क्या है, ये सब एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? आपको याद हो, फार्मूला यूनिट। ठीक है, फार्मूला यूनिट, क्योंकि आपको जो दिख रहा है कॉपर सल्फेट, वो रियली में Cu और H4 एक नहीं है। हमको जब H2O दिखता है तो उसमें क्लियर रहता है कि 2 H और एक O मिलकर H2O बनाया, पर हमको जब ये देख रहे हैं हम, ये आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयन से मिलकर बना रहता है, तो उस कंडीशन में बहुत सारे आयन्स एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, तो उस कंडीशन हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? यही जो मॉलिक्यूल, इसको हम लोग उस केस में क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट। आपको और मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, आप लोग पढ़े होंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बाद मॉलिक्यूल का जो मास होता है, जिसमें सारे एटम के मास को जोड़ दिया जाता है, उसको मॉलिकुलर मास। और आयन के लिए आयनिक मास यूज नहीं करते टर्म, हम लोग फार्मूला यूनिट मास यूज करते हैं, वही चीज। तो प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, क्योंकि मैक्सिमम सॉल्ट जो है वो कैसा है? आयनिक ही है। फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, उसी को कहा जाता है क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा वेट भी बनाता है, वेट मतलब ये WET वाला भींगा, मॉइस्चर भी देता है किसको? सॉल्ट को। जैसे मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट 5 होता है। यहाँ पे अगर बात करें किसकी? वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा में आप देख सकते हैं 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन Na2CO3.H2O, यानी क्या बोल सकते हैं इसको बोलेंगे वॉशिंग सोडा। इसीलिए H2O जो है ना, वॉशिंग सोडा, आप नाम इसे याद रख सकते हैं कि ये वॉश करने के काम आता है। पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, किसी बच्चे को क्या कन्फ्यूजन होता रहता है, जो मैंने आपको बताया था कि वॉशिंग है तो इसमें H यहाँ होना चाहिए, उसमें आपको गलती नहीं करना है। मैं भी पहले गलती करता था, पर आपको इससे बच के रहना है कि NaHCO3 अलग है, वो बेकिंग है, बेक करने में यूज़ होता है। वॉशिंग में यहाँ H2O रहता है, वहाँ नहीं। ओके, वॉशिंग सोडा। उसी तरह से 5 WOC इन किस में?
CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। उसी तरह से आप नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग देखेंगे कि उसमें हाफ WOC यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन CaSO4.12। हाफ का क्या मतलब है? पानी का मॉलिक्यूल आधा भी हो सकता है क्या? आधा नहीं, इसको आप ऐसे समझिए कि 2 CuSO4 होगा ना, 2 CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर क्रिस्टलाइजेशन होगा। 2 के साथ 1 है तो 1 के साथ कितना होगा? आधा, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। वैसे ये आधा नहीं होता, आधा मॉलिक्यूल का कोई सेंस नहीं बनता है। खैर इसके बारे में हम लोग थोड़ा देर में पढ़ते हैं। तो यही है मतलब क्या चीज़ का? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन? तो इट इज सिंपली अ सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉल्ट। और वन मॉलिक्यूल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? वन फॉर्मूला। आपको अगर हैवी लग रहा है तो ऑफकोर्स आप मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। अब फाइनली जब हम प्रिपरेशन देख लिए हैं तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में आते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चूँकि यहाँ पे आ गया था तो मैं सोचा डिस्कस कर ही देता हूँ। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि प्रॉपर्टीज़ क्या है किस चीज़ का? वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का पहला प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, ये ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट और फाइनली क्रिस्टलाइन ही होता है, लेकिन ये कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट। तो इट इज़ ट्रांसलूसेंट, इट इज ट्रांसलूसेंट समझते हैं ना? वैसा सब्सटेंस जो लाइट को पूरी तरह से पास नहीं करने दे और रोक के भी ना रखे। जैसे कि ऑयली पेपर है, ऑयली पेपर से आप अगर लाइट देखेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं ही दिखेगा। लाइट के हिसाब से कि लाइट पास हो रहा है या नहीं, उस हिसाब से हमारे आसपास में जितने सब्सटेंस है उसको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, आपको पता हो। ट्रांसपेरेंट जिससे पूरी तरह से लाइट पास कर जाता है, जैसे ग्लास है। उसके बाद ट्रांसलूसेंट जिससे पार्शियली पास करता है, जैसे कि ऑयली पेपर में बोला। और यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हैं वॉशिंग सोडा की भी। और ओपेक जिससे कोई भी लाइट पास नहीं करे। ट्रांसलूसेंट, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। यस ऑफ कोर्स, आप अगर सोच रहे हैं कि क्या ये बेसिक है तो बेसिक है। ओके, जब इसको एक्सपोज किया जाता है वाटर हीट में या सन में, आप एयर में बोल सकते हैं, तो ये क्या करता है? तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। ठीक है, और इससे क्या बच जाता है? तो जो सब्सटेंस बचता है वो पाउडर के जैसे बचता है और वो लाइट जैसा लगते रहता है, लाइट एस करते रहता है। ठीक, जब हीट किया जाता है इसको तो इसमें एक मॉलिक्यूल बचता है। तो चलिए वो दोनों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एयर को एक्सपोज किया जाता है तो एयर इट लूजेज, इट यहाँ पे कहने का मतलब वॉशिंग सोडा के लिए है, यानी डेकाहाइड्रेटेड NH2 जो उसके बारे में, इट लूज WOC यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, टू एयर को लूज कर देता है। और इस प्रोसेस का एक नाम भी अगर आप लिखना चाहें इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंस। आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इफ्लोरेसेंस इज अ प्रोसेस इन विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए कोई भी सॉल्ट का, यहाँ पे खास के बात करें वॉशिंग सोडा का, इज लॉस्ट व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर। ओके, अब बात करते हैं क्या? जब हीट किया जाता है एक खास टेम्परेचर पे, व्हेन हीटेड इट लॉस करता है वाटर एट 305 to 307 केल्विन। ठीक है, 305 to 307 केल्विन। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो गया? 273 मतलब 0 होता है। ठीक है, तो मतलब आप कहाँ चले गए? आप कुछ खास पे नहीं आए। 37 38 से कुछ 38 39 का जो है टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर जब दिए हैं, तो इससे क्या बन जाता है? इट फॉर्म मोनोहाइड्रेटेड यानी Na2CO3 और उसके साथ सिर्फ एक H2O, तो ये मोनोहाइड्रेटेड हो गया। ओके, जब 373 से ऊपर किया जाता है यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो ये एनहाइड्रस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब वाटर पूरी तरह से लॉस कर दिया। अब इसके पास वाटर है, एक ही मॉलिक्यूल वाले। थर्ड आप लिख सकते हैं इसी में, व्हेन हीटेड, जब हीट किया था, ये सब एक ही में आप लिख सकते हैं। व्हेन हीटेड एबव 373 केल्विन के ऊपर, 373 कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, 100 डिग्री जहाँ पे पानी उबलने लगता है, तो ये इट बिकम्स, ये हो जाता है क्या? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस नाम से पता चला, हाइड्रस मतलब पानी वाला, एनहाइड्रस जिसमें पानी ना हो, एनहाइड्रस हो जाता है। ओके, जब एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, अगेन ये CO2 प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये बेसिक है और कार्बोनेट का तो है ही। तो व्हेन ट्रीटेड विथ एसिड, इट फॉर्म्स, इट रिलीजेज CO2 और उसका एक अच्छा खासा झोंका आता है, एफर्वेसेंस आता है CO2। जैसे एग्जांपल में फिर से मैं कॉमन उसमें HCl दिखाई दिया था, मैं H2SO4 से रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। जैसे Na2CO3 है, इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम H2SO4 से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो अगेन आप जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये Na2 इसका लेगा तो बनेगा Na2SO4 CO2 H2O। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है,
जो है वो SO4 का रिप्लेस कर लिया और CO2 H2O निकल गया। डबल डिस्प्लेसमेंट आप नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि दोनों का आयन एक्सचेंज नहीं हुआ, ये सिंपली एक मेटल को डिस्प्लेस किया है। ओके, इसी तरह से जब CO2 के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है और वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, डिस्कस यहाँ पे उतना नहीं करना है। कुछ कुछ जो आपको ध्यान में रहे वो आपको रखना है, और सब कुछ याद नहीं रखना। प्रॉपर्टीज आपको पूछता भी नहीं है, मेन है इसके फॉर्मूले और यूजेज। तो फाइनली अब बात करते हैं यूजेज के हैं किन के, तो इसके वॉशिंग सोडा का। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि केमिकल के यूजेस आपको डरने नहीं है, किसी में ना हो तो पहला चीज़ आप ये लिख ही सकते हैं एज ए केमिकल, और यहाँ नाम से ही पता चला कि वॉशिंग है, मतलब यूज किया आता है एज ए क्लीनिंग एजेंट, यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट, यानी क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है हाउस में, एजेंट इन फॉर डोमेस्टिक पर्पज। दूसरा चीज़, चूँकि इसमें क्लीनिंग एजेंट का प्रॉपर्टी है, इसलिए बहुत सारे डिटर्जेंट और सोप पाउडर भी बनाने के लिए यूज होता है। ऑल्सो यूज्ड टू यूज किया जाता है कैसे बनाने के लिए, टू प्रिपेयर या मैन्युफैक्चर सोप्स में इसका यूज होता है, खासकर ड्राई सोप्स में। थर्ड इसका आप लिख सकते हैं कि इसका यूज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। टेक्सटाइल पेपर में तो अक्सर आप देख ही चुके हैं, फोटोग्राफी में यूज होता है। और आप लिख सकते हैं क्या चीज़, तो इसका यूज होता है ग्लास बनाने में, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ग्लास। और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट आप यूज लिख लीजिए, जो कभी कभी पूछ देता है MCQ के रूप में, कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है, आप जिसमें पढ़े होंगे उसमें, कि जिसका यूज होता है परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए वाटर का। देखिए वाटर में हार्डनेस रहता है, अब हार्डनेस से क्या मतलब है, इसको आपको अच्छे से तो समझ पाएंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में, जब आप लोग सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पानी ऐसा होता है, अभी आप थोड़ा सा सिंपल में समझिए, कुछ पानी ऐसा होता है जिसमें जब हम लोग सोप का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें झाग बनता है, जो आप फोम देखते हैं वो बनता है। और कुछ ऐसा होता है जिसमें झाग बनता ही नहीं है साबुन देने पर। तो वही डिपेंड करता है कि उसमें कुछ केमिकल्स रहते हैं, उसके कारण वहाँ पे रिएक्शन वगैरह भी देखेंगे 4th चैप्टर में। तो वही जिसमें झाग नहीं बनता है उसको हार्ड वाटर बोलते हैं, और उस हार्ड वाटर को हमको रिमूव करना जरूरी रहता है, उसमें बहुत सारे केमिकल रहते हैं। तो उस हार्ड वाटर का जो हार्डनेस है, जो उस वाटर का जो हार्डनेस है, हार्डनेस का मतलब ये नहीं कि वो टाइट हो जाता है, ठीक है, उसका अपना नाम एक कारण के कारण दिया है, कारण की वजह से दिया हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। तो हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है, ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। और इसको आप ध्यान से थोड़ा रख लेंगे, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, क्योंकि ये कभी कभी MCQ में पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा केमिकल है जिसका यूज परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए किया जाता है, किसका, वाटर का, ऑफ वाटर। तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से थोड़ा रख लेंगे। ओके, फाइनली हम लोग आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर, और थोड़ा सा जैसा कि मैंने शुरू में बोल दिया हो, तो लाइम के ऊपर भी बात कर लेंगे। पहले आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर। चलिए बात करते हैं किसके ऊपर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर। क्यों नाम पड़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैसे आता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट है, और कैल्शियम सल्फेट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और कितना, हाफ H2O। अगेन हाफ H2O का मतलब ये नहीं कि आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, जी नहीं, ठीक है, मॉलिक्यूल को तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे वाटर है, वाटर को 2 पार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, इसका मैंने आपको बताया, मतलब कैल्शियम सल्फेट अगर हेमी हाइड्रेटेड बोले, इसको क्या बोलते हैं, हेमी हाइड्रेटेड। हेमी मीन्स आधा होता है, हेमी सेमी, हेमी स्फीयर, सेमी सर्कल आप पढ़े होंगे। तो हेमी हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब भींगा हुआ, जिसमें पानी हो, तो इसको कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, पूरा नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। अब ये इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जिस चीज़ से बनता है, किस चीज़ से बनता है, तो ये मैन्युफैक्चर किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर मैन्युफैक्चर जिप्सम से। अब ये जिप्सम क्या है, जिप्सम एक स्टोन है, एक मिनरल है, सिंपली समझिए, मैन्युफैक्चर फ्रॉम जिप्सम। अब ये जिप्सम जो है, जो कि कैल्शियम सल्फेट ही है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट में कितना, कैल्शियम सल्फेट में 2H2O का मॉलिक्यूल रहता है, मतलब डाइहाइड्रेटेड रहता है। तो इसी को हीट करके प्राप्त किया जाता है क्या जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये जो जिप्सम है, जिप्सम का भंडार है पेरिस में। पेरिस का एक माउंटेन है, माउंट मार्टे शायद ऐसा करके नाम है, उसी हिल पे ये पाया जाता है, इसीलिए पेरिस। प्लास्टर क्यों, क्योंकि डॉक्टर इसी का यूज करते हैं, जो पैर या हाथ में किसी बोन का डिसलोकेशन हो जाता है, टूट जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है वो प्लास्टर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट मिले, वो राइट पोजीशन में फिर से आ जाए, इसीलिए प्लास्टर। पेरिस का क्यों, मैंने आपको बता दिया कि जिस केमिकल से, जिस जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है, उसका एक अच्छा खासा भंडार डिपोजिट है, कहाँ पे, पेरिस में, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम दिया गया है। ओके, बनाया कैसे जाता है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इट इज़ प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर किया जाता है किससे, prepared and manufactured, prepared from जिप्सम से, जिसको कैल्शियम सल्फेट ही है, जो एक केमिकल है,
एट 393 के यानी 393 केल्विन पे या उससे ऊपर करके। जैसे एग्जांपल मैं दे दूँ, कैल्शियम सल्फेट है, उसके साथ जो H2O है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड बोल सकते हैं, या अच्छा नेम इसका क्या है, जिप्सम रॉक है, एक रॉक है जिप्सम। इसको हम लोग क्या किए, हीट किए 393 केल्विन पे। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल और उसके साथ एक H2O, या इसको हम ऐसे लिख दें, इसका 2 ठू लेंगे तब इसका 2 कैल्शियम सल्फेट आएगा, 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक H2O। जी हाँ, ये वही चीज़ है जो आप ऊपर देख रहे हैं। इसी को हम 2 से, अगर आप सिंपल समझिए, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 2 कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, बैलेंसिंग में ये चीज़ आप देखें, कोफिशिएंट हम लोग लगा सकते हैं। ये कैल्शियम सल्फेट का 2 मॉलिक्यूल है, मैं सीधा ना तो कैल्शियम के साथ लगाया हूँ ना ही सल्फेट के साथ, फार्मूला कैल्शियम सल्फेट का यही है, मैं सिर्फ यहाँ 2 लगाऊँ। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल विथ सिंगल H2O मॉलिक्यूल, विथ सिंगल H2O मॉलिक्यूल, H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल। आप इसको नहीं लिखना चाहते ऐसे, आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, नहीं मैं 2 नहीं एक ही लेके लाऊंगा, ऑफकोर्स आप रख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ में मैं क्या किया, इसके साथ में मैं हीट कर दिया, इसको हीट कर दिया, ये बना क्या, ये बना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, अपोजिट करने का मतलब कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड है आपके पास, आप H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कोई और दूसरा चीज़ नहीं है, ना ही प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम है, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड भी नहीं है, ना ही प्लास्टर ऑफ पेरिस हम कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको कंफ्यूज नहीं होना, कोई बच्चे कैल्शियम सल्फेट को लिखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, कोई कैल्शियम सल्फेट उसमें 2 H2O लगाते हैं, बोलते हैं ये है वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस। नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक स्पेसिफिक नेम है इसका, जो हेमीहाइड्रेटेड है, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा प्लास्टर करने के लिए, ठीक है, बोन्स को, फ्रैक्चर्ड बोन को लोकेशन में लाने के लिए फिर से, तो इसीलिए अपोजिट कर सकते हैं। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट है, इसमें हम क्या कर दिए, इसमें वाटर दे दिए, वाटर देने पे आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, उसके साथ 2 H2O। 2 H2O के लिए हमको कितना H2O देना पड़ेगा, देखिए आधा ही, तो हम लोग कितना दे देंगे, 1.5 और, यानी 3/2 और, यानी इसको 1/2 इसको बोलते हैं ना, 3/2 H2O दे दिए, 3/2 1/2 के साथ मिल गया 2 H2O मिल गया। इसीलिए दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, मोर अप्रोप्रिएट ये होगा और इसका उल्टा ये होगा, ठीक, तो ये बात हुई। अगेन यहाँ पे आप वो चीज़ समझ लीजिए कि ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब क्या है, इसका इतना सिंपल मतलब है कि 2 CaSO4 के साथ एक H2O है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक के साथ आधा है, इस फॉर्मूले का मतलब है कि 2 CaSO4 के साथ आधा H2O है, जिसको मैंने इससे क्लियर किया हुआ है। फाइनली आते हैं किसके साथ, इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यस इट इज़ वाइट, ठीक है, वाइट पाउडरी सब्सटेंस, आप देखे भी होंगे, अगर मैं फिगर कर ही दूंगा, ऊपर में दिखाई दूंगा आपको एक फिगर कि कैसा होता है। तो ये वाइट होता है, इट इज़ वाइट पाउडरी सब्सटेंस। किसी न किसी अगल बगल में तो किसी न किसी का कुछ बोन डिसलोकेशन हुआ ही होगा, तो आप देखेंगे। तो इट इज़ वाइट पाउडरी सब्सटेंस, पाउडर का जैसा सब्सटेंस होता है, ओके। और जब इसको पाउडरी सब्सटेंस को, पाउडर है, उसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, तो ये एक पेस्ट बनाता है। व्हेन मिक्स्ड, जिसका यूज भी होता है प्लास्टरिंग करने में, तो व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, वाटर के साथ जब मिक्स्ड किया जाता है, मिक्स्ड विथ वाटर, इट फॉर्म्स ए पेस्ट, ये बनाता है क्या चीज़, एक पेस्ट बनाता है, और जल्दी ही ये एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। इसी कारण तो यूज भी होता है प्लास्टर करने में। एंड क्विकली सेट्स इनटू अ हार्ड मास, इनटू अ हार्ड मास, बहुत टाइट हो जाता है ये, और थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, इसलिए देखते होंगे कि लगाता तो है सिंपल पेस्ट और वो बड़ा हो जाता है, ओके। इसमें होता क्या है मैंने आपको बता दिया। इस प्रोसेस में क्या होता है, जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। CaSO4 हेमीहाइड्रेट था, उसमें वाटर दिए तो आपको ये बन जाता है। और ये चीज़ क्या कर देता है, उसको डिसलोकेट, बोन जो रहता है उसको लोकेट करने में, फिर से अपना पोजीशन में लाने में यूज होता है। यूजेज हम लोग देख ले कुछ, तो यूजेज अगर देखें तो पहला चीज़ आप तो सभी में लिख सकते हैं क्या चीज़, तो सभी में आप यूज लिख सकते हैं पहला कि केमिकल के रूप में। दूसरा हम लोग अभी लिख देते हैं क्या चीज़, इट इज़ यूज्ड इन सेटिंग, यानी फिर से सेट करने में क्या चीज़, ब्रोकन बोन्स, बोन्स जो टूटे रहते हैं, ब्रोकन बोन्स, इसलिए नाम भी है प्लास्टर। दूसरा चीज़ इसका यूज होता है
बहुत सारे चीज़ों को स्मूथ बनाने के लिए, ऊपर से स्मूथ बनाने के लिए, जैसे आप देखते हैं कि ऊपर से रहता भी है, ठीक है। और घर सब में भी जो ऊपर का, आजकल पहले क्या किया जाता है, पूरा प्लास्टर किया जाता था, आजकल क्या किया जाता है, जो सीलिंग है हमारा छत का नीचे वाला हिस्सा, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस या वाइट सीमेंट जो बोलते हैं वो हम लोग लगाते हैं। तो यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसी का आप देखेंगे बहुत सारा खिलौना भी बनता है, बहुत सारे टॉयज़ भी रहते हैं, वो भी इसी का बनता है। तो टॉयज़ बनाने के लिए यूज फॉर मेकिंग टॉयज़, कॉस्मेटिक्स, टॉयज़ बनता है, तो स्टेचूज बनते हैं, स्टेचूज एंड कॉस्मेटिक्स, तो और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, ठीक है। पोर्ट्रेट बनाया जाता है, लैब में यूज होता है बहुत सारे केमिकल के रूप में, यही सब कुछ है। अब चलिए फाइनली हम लोग आते हैं, ये हमारा खत्म हो गया मेनली। अब एक लाइन बच गया है, कोई बच्चे बोल रहे थे कि लाइन में दिक्कत है, तो चलिए लाइन में पढ़ा देता हूँ। वैसे देखिए फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने क्लियर कर दिया था, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो चलिए लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये लाइन है क्या। तो लाइन, जिसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइन बोला जाता है। ये फॉर्मूला अगर इसका देखें तो ये कुछ और नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है? सिंपल है, कैल्शियम ऑक्साइड का मेन दो मैं प्रोसेस यहाँ पे बात कर सकता हूँ। पहला प्रोसेस में बात कर लेता हूँ, प्रिपरेशन का अगर बात करें तो इसका मैं दो सिंपल प्रोसेस का बात करूँगा। पहला है बाय डायरेक्ट यूनियन, यानी डायरेक्ट आप जोड़ दो इसको, ऑफ CaNO2, कैल्शियम और O2 को जोड़ दो। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल का रिएक्शन ही देख लीजिए, CaO2 मिक्स हो गया तो बन गया CaO। ये आप डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन है जिसमें आप थर्मली यानी हीट की मदद से डिकम्पोज कर दो किस चीज़ को, कैल्शियम कार्बोनेट को। और ये रिएक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपके पास है तो उसको डिकम्पोज कर दो तो उससे भी आपको मिल जाएगा CaO। तो दूसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट की मदद से तुलना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने बात किया हुआ इसके बारे में डिटेल में, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, जिसको आप मार्बल, लाइम स्टोन, चौक जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट है, यही CaCO3 है, ये मार्बल है। इसमें हम क्या कर दिए, इसको हम लोग हीट किए, हीट करने से ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक। ये हुआ इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो आप देख सकते हैं ये वाइट रहता है और ये क्रिस्टलाइन नहीं रहता है, ठीक है। इसके बीच में आप देखेंगे थोड़ा छेद जैसा रहता है, उसको एमरफस सॉलिड बोलते हैं, एक दूसरे तरह का सॉलिड होता है। अभी आप सिंपली समझिए कि ये वाइट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और ऊपर में ही जो बात की है उस सबका ही मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा रहता है, 1000-1500 केल्विन ऐसे होता है। और इसका तो बहुत ज़्यादा ही है, 2273 केल्विन, यस 2273 केल्विन। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट लिखने के लिए आप लिख सकते हैं 2273 के। ओके, बॉइलिंग तो और भी ज़्यादा है, अगर बॉइलिंग की बात करें 3123 केल्विन, तो बहुत ज़्यादा है। ओके, हम लोग इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे, डेटा याद करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो वाटर का एक्शन देखें, यानी एक्शन ऑफ वाटर, तो देखिए वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो आपको पता ही है एक साउंड भी आपको आता है, घर में अक्सर वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है इसको, तो एक जैसा साउंड भी आता है। और जब ये लाइम वाटर के साथ मिल जाता है तो क्या बनाता है, ये सिलेक्ट लाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक। एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो एसिड के साथ रिएक्शन करता है जब, तो चूंकि ये ऑक्साइड है, मेटलिक ऑक्साइड, और मेटलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो तीसरा चीज़ एक्शन ऑफ एसिड, तो एसिड के साथ रिएक्शन किया तो चूंकि ये मेटलिक ऑक्साइड है जो कि बेसिक होता है, तो यहाँ होता है क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। कैसे, तो CaO मान लीजिए HCl, सबसे सिंपल वाला ले लिया तो बन जाएगा कैल्शियम का क्लोराइड और साथ में वाटर। ओके, तो ये सब बातें हुई। यूजेज के बारे में आप लिख ही सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यूजेज आप लिखना चाहे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी दूंगा, किसी चीज़ का आप अच्छे से लिख सकते हैं। मैं इसी पेज में सब कुछ लिख देता हूँ जिससे कि आपको नेक्स्ट में नहीं करना पड़े, मैं इसी में लिख देता हूँ यूजेज। तो आप सिंपली इसका यूज कर सकते हैं किस चीज़ को बनाने के लिए, तो पहला लाइम वाटर को बनाने के लिए, फॉर लाइम वाटर यानी चूना का पानी, फॉर मेकिंग लाइम वाटर। ओके, सीमेंट भी बनता है, सीमेंट का भी एक इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है, ग्लास और भी बहुत सारे चीज़, ठीक। उसके बाद इसका यूज किया जाता है एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए। जब सॉइल दिखते होंगे आप, किसान सब जो गाँव का होता है वो सॉइल का टेस्ट कराता है, और जब एसिडिक निकलता है तो इसको, क्योंकि ये मेटलिक ऑक्साइड है, बेस है, तो इसका यूज किया जाता है, जो कि सॉइल में अगर एसिड रहता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिड ऑफ सॉइल, एक चीप सोर्स है, बहुत सस्ता में मिल जाता है आप देखेंगे अगर तो। ओके, तो यही सब कुछ बातें आप अगर नेक्स्ट चैप्टर मेटल में पढ़ेंगे तो वहाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर में एक वर्ड आता है फ्लक्स, जो कि
कचरे का निकालने, इम्प्योरिटी निकालने का काम करता है, वहाँ भी यूज आता है। पर सिंपल सी बात थी, लाइम के बारे में थोड़ा सा मुझे बताना था, मैंने बता दिया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर अभी भी किसी टॉपिक में, किसी भी केमिकल में आपको दिक्कत हो और मैंने आपको बताया वो डिटेल में अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं सबका अलग अलग से वीडियो लाऊंगा। 10 से 15 या 20 मिनट की वीडियो रहेगी हर एक के बारे में, और उसके बारे में डिटेल से कैसे केमिकल है उसको लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यहीं पे हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको ये भी चाहिए, समरी चाहिए इस वीडियो का, तो वो भी आप बोल सकते हैं, मैं इसका समरी भी एक बना दूंगा क्योंकि लंबा हो गया चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से देखते रहिए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल ही जाएगा, नोट्स और HW, ठीक है, होमवर्क, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा इसमें भी पिन अप कर दूं। तो इसी तरह से देखते रहिए। आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।